होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ को सर्वाइव करने के लिए फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कोई 70% वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में हेल्प आउट करता है। डिफरेंट जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर भी हर टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वाटर की क्या, फ्लूइड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर फ्लूइड की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो सेल का फ्लूइड है उसको हम सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द बेस फॉर आवर टुडेज़ वीडियो एंड आवर टुडेज़ टॉपिक। ये जो सेल साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है जो कि सेल का फ्लूइड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमेशा एग्जाम्स में MCQs आता है, 100% आता है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको आप अपने माइंड में रखिएगा कि सेल के फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाले एक साहब थे जिनको हम रोडोल्फ कहते हैं। ठीक है, और रोडोल्फ ने ये कारनामा सरअंजाम दिया था 1863 के अंदर। अब अगर हमें साइटोप्लाज्म को डिफ़ाइन करना आ जाए तो उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि साइटोप्लाज्म एक जिलेटेनियस सेमी सॉलिड फ्लूइड है या सब्सटेंस है जो कि लिविंग सेल को फिल करता है। क्या हो गया कि ये एक जिलेटेनियस सेमी सॉलिड सब्सटेंस that fills living cells। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हो गई आपके पास कि साइटोप्लाज्म एक जिलेटेनियस, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि लिविंग सेल्स को फिल आउट करता है। ठीक है, अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको क्लियर कर देती हूँ कि साइटोप्लाज्म का रीजन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे थे लोकेशन या रीजन की कि जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है आपके पास न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में। ठीक है, एक साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, मिड में न्यूक्लियस है, उसके अलावा जितना भी एरिया है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब मैं डायग्रामेटिकली आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनिमल सेल। ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ न्यूक्लियस। मैंने आपको क्या कहा था कि साइटोप्लाज्म का जो लोकेशन है, जो उसका रीजन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में। यहाँ पे ये जितना भी एरिया है दैट इज़ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, अच्छा आपके राइबोसोम्स हो गए, मतलब सारी की सारी ऑर्गेनल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। और साइटोप्लाज्म एज अ साइट एक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनल्स के लिए और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए। ये तो हो गई एनिमल सेल की बात। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल थोड़ा लार्ज होता है और इसका न्यूक्लियस एक साइड पे होता है। दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज वैक्यूल, इट्स न्यूक्लियस, और इसके अलावा ये जितना भी आपके पास रीजन है दिस इज साइटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्लांट्स। और
प्लांट सेल के केस में भी साइटोप्लाज्म एज अ रीजन एज अ साइट एक्ट करता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एंड फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा कहीं पे भी? अगर फिर भी कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म क्या है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स के केस में जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है, ठीक है, जितना भी कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक्सेप्ट न्यूक्लियस, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर की, इस सीरीज़ की वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वहाँ पे मैंने बता दिए थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है सो गो वॉच दैट वीडियो, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो यूकैरियोट्स के केस में आपके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कम्प्लेक्स न्यूक्लियस होता है। सो यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी एरिया है दैट इज सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो क्या हो गया? ईच एंड एवरी कंटेंट इनसाइड द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, सो वो क्या हो गया आपके पास? सेल साइटोप्लाज्म या सेल फ्लूइड। और प्रोकैरियोट्स के केस में क्या है? चूंकि प्रोकैरियोट्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं है ना, सो जितना भी सेल का कंटेंट है ऑल और होल सेल कंटेंट, सो वो क्या है आपके पास? दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोकेमिकल नेचर या विस्कोकोलाइडल नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकोकेमिकल नेचर ठीक है, या फिर विस्कोकोलाइडल नेचर भी इसको कहते हैं। ये दो नाम आ गए इसके। ठीक है, एक विस्कोकोलाइडल एंड एक फिजिकोकेमिकल नेचर। अब फिजिकोकेमिकल नेचर से क्या मुराद है कि ये जेली लाइक होता है जिसमें तकरीबन 90% वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस वाटर के अंदर क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आयंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आयंस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? डिफ्यूज्ड फॉर्म में। और जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। अब वो सब्सटेंसेस जो हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं एंड स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं कि इनके अंडर क्या क्या आता है। सो लार्ज सब्सटेंसेस में आप क्या आ जाते हैं जी? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्लस कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये इनकम्प्लीटली डिसॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। और वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो विस्कस भी हो सकता है एंड नॉन विस्कस भी हो सकता है। विस्कस में क्या है कि वो जेल लाइक हो सकता है और जो नॉन विस्कस है वो सोल लाइक हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्मॉल सब्सटेंसेस क्या हैं। सो स्मॉल सब्सटेंसेस में आ जाते हैं आपके अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा आ जाते हैं सॉल्ट्स, इसके अलावा आ जाते हैं आयंस और इसके अलावा आपके पास आ जाता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं और ये मिलके बना देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ पे ये क्या बना रहे थे? कोलाइडल सॉल्यूशन। सो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो मिलके साइटोसोल बना देता है
और वो साइटोसोल क्या होता है, 80 to 90% वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन आ गया कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपके पास प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं जो कि इनकम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। इनकम्प्लीटली डिजॉल्व होने की वजह से वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन विस्कस भी हो सकता है और नॉन विस्कस भी हो सकता है। विस्कस जो होते हैं वो जेल लाइक होते हैं और नॉन विस्कस सोल्यूशन लाइक होता है, ठीक है, सॉल लाइक होता है। उसके बाद स्मॉल आगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपके पास आ जाते हैं अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, आइंस एंड ग्लूकोज। अब ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं। कम्प्लीटली डिजॉल्व होने की वजह से ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं और वो ट्रू सोल्यूशन जो है वो साइटोसोल बनाता है और साइटोसोल जो है वो तकरीबन 80 to 90% वाटर होता है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट हम आगे मूव ऑन करते हैं फंक्शंस की तरफ कि फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म क्या हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो फर्स्ट वन क्या है कि ये एज अ मीडियम एक्ट करता है। ठीक है, और मीडियम किसके लिए एक्ट करता है, फॉर ऑर्गेनेल्स। जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स है ना, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एज अ साइट एक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के लिए। उन ऑर्गेनेल्स में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, एसईआर, आरईआर, गोल्जी apparatus, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनको ये अपने अंदर जगह देता है और डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एज अ साइट भी एक्ट करता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में हम देख लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, अब हम फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फूड बनता है और वो फूड आपको पता है किस फॉर्म में बनता है। ठीक है, फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और वो स्टार्च जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। देखें, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 और 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ग्लाइकोलिसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको विच मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास 2 तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, सो वो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा आपके पास आ जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम ह्यूमन्स में भी हो रही होती है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होती है। ठीक है, और ये डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज़ होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे आपको फटीग, थकावट महसूस होती है और वो किस वजह से होती है कि आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो एकमुलेट हो जाता है और जब लैक्टिक एसिड एकमुलेट होता है तो बॉडी को सिग्नल जाता है, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बॉडी के अंदर हो रही होती है। ठीक है, सो इसके अलावा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बल्कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को ही। सो केमिकल रिएक्शंस में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज़ ग्लूकोजिनोलिसिस, उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या चीज़, ग्लूकोजिनोलिसिस। क्योंकि बात हो रही है केमिकल रिएक्शंस की तो सबसे पहले हम इनको वाइंड अप कर देते हैं वन बाय वन। सो ग्लूकोजिनोलिसिस की बात हो रही है कि ग्लूकोजिनोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक और इसी से मिलता जुलता एक प्रोसेस है दैट इज़ ग्लाइकोनियोजिनोलिसिस। और उसमें क्या होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन के ग्लाइकोनियोजिनोलिसिस क्या होती है और ग्लूकोजिनोलिसिस क्या होती है। ठीक है,
सो ग्लूकोजेनोलिसिस में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लाइकोनियोजेनोलिसिस में नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, इनमें आपके पास आ जाते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ कि ये एज अ स्टोरेज साइट प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक्ट एज अ स्टोरेज साइट फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल्स यूज़फुल भी हो सकते हैं और वो वेस्ट भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम यूज़फुल मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, आपके पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, नेक्स्ट आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है आपका, और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और वेस्ट में हम देख लेते हैं कि यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा आ जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कैल्शियम ऑक्सलेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर तो इट लीड्स टूवर्ड्स द किडनी स्टोन्स। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि इनको कन्वर्ट कर देती है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। सो या तो फिर ये उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देती है, लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में, या तो फिर इनको बॉडी से फ्लश आउट कर देती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि सेल फ्लूइड क्या है, सेल फ्लूइड को हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म का, फिर हमने उसकी डिस्कवरी के बारे में देखा कि रुडोल्फ ने उसको डिस्कवर किया 1863 के अंदर, फिर हमने डेफिनेशन देखी कि जिलेटेनियस सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि लिविंग सेल्स को फिल करता है, फिर हमने प्लांट सेल में देखा, फिर हमने एनिमल सेल में देखा, फिर यूकैरियोट्स के केस में देखा, प्रोकैरियोट्स के केस में देखा, फिर हमने इसकी फिजिको केमिकल नेचर के बारे में स्टडी किया, फिर हमने जो है वो स्टडी किया कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई है, उसको हम ऐड करते हैं चलें कि एक साइक्लोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म की एक्टिव मास मूवमेंट होती है। ठीक है, और वो ऑर्गेनेल्स के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि एक और प्रोसेस है साइक्लोसिस का जिसमें साइटोप्लाज्म की मास मूवमेंट होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में से किसी एक ऑर्गेनेल को। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेल ऑर्गेनेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।